नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज के, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें एक लिखा आता है ईसा पूर्व और ईस्वी, है ना, BCE और AD यानी कि एनो डोमिनाई। आजकल वहां पे C और BC लिखा हुआ आता है। या फिर कभी कभी हम बात करते हैं, जैसे हम हिंदू पंचांग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि साहब विक्रम संवत चल रहा है। भारत सरकार कौन से कैलेंडर को मानती है कि साहब शक संवत को मानती है ना। जैसे कि इस्लामिक कैलेंडर जो है वो हिजरी संवत पर चलता है। तो ये सारे संवत या ईयर्स जो हैं ये शुरू कैसे हुए, इनके पीछे की क्या पूरी रेमेडी है, ये आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो सबसे पहले होती है टाइमलाइन। आप किस टाइमलाइन की बात कर रहे हो, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन और हमारी जो एशियन सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अगर हम बात करें तो रोमन, ग्रीक सिविलाइजेशन, हमारे इधर की बात करें तो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, आगे वैदिक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया वगैरह। तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस था, खासकर हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशंस थी, हमारे यहाँ पर इतिहास को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने की व्यवस्था नहीं थी। हम हमेशा श्रुति में विश्वास रखते थे कि हमारे पास जो भी चीजें अवेलेबल हैं वो हम हमारी अगली पीढ़ी को याद करवा दें। इसके पीछे का एक उद्देश्य ये भी था कि किताबें नष्ट हो सकती हैं, जलाई जा सकती हैं, पर आपकी ये जो चीज है स्मृति, ये हमेशा स्थायी रहती है। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में आप इवन रोमन सिविलाइजेशन को ले लीजिए, ग्रीक सिविलाइजेशन को ले लीजिए, आप वहां पे नॉर्डिक सिविलाइजेशन को ले लीजिए, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वाले जो देश है, यहाँ पे नॉर्डिक सिविलाइजेशन थी। इन सभी ने अपने यहाँ पर एक ट्रेडिशन रखा कि हर चीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डे बाय डे क्या हुआ नहीं हुआ उसको रिकॉर्ड करने का एक इन्होंने चलन रखा, है ना। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि जब हम हमारी बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री की बात करते हैं जो कि थोड़ी सी रिलीजियस है, रामायण है, महाभारत है, हम उसकी डेटिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कह देते हैं कि साहब ये माइथोलॉजी है, ये पौराणिक है, और पौराणिक चीजों का हम लोग डेटिंग नहीं कर पाते बिकॉज वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर किसी जगह पर एक ही वर्जन नहीं मिलता है। श्रुति ग्रंथ में क्या हुआ कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जब चीजें ट्रेवल करी तो चीजें बदलती रही, है ना। उसमें कुछ ना कुछ फिर क्या होता है, विरोधाभास भी आ जाता है। तो एक तो बात हुई ये कि हमारे यहाँ पर लिखने का कल्चर नहीं था। बाद में जब हमारा यूरोपियन से संपर्क हुआ तो लिखने का कल्चर जो है हमारे यहाँ पर आया। सेकंड थिंग जो है, आप देखिएगा, ये बात 100% है कि जब कभी भी आप कोई चीज लिखते हैं, अपने मन से लिखने की शुरुआत करते हैं, तो आपके जो रिलीजियस बिलीफ है या आपका जो ट्रेडिशन है, जिस जगह से आप आते हैं, उस लैंड का क्या बिलीफ है, उसका असर पक्का आपकी राइटिंग्स पे पड़ता ही पड़ता है ना। जैसे आप छोटा सा बच्चा भी है ना, उसको आप सबसे पहले क्या सिखाते हो कि जय श्री कृष्ण कर, जय जय कर, सलाम कर, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक कल्चर का हिस्सा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि वेस्ट के अंदर राइटिंग की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरुआत हुई है, और यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो फर्स्ट सेंचुरी आते आते जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होती है, बहुत तेजी से कन्वर्ट होती है। रोम का एक शासक था कॉन्स्टेंटीन, उसने ईसाई धर्म को अपनाया फर्स्ट सेंचुरी में, और उसके बाद बहुत तेजी से यूरोप का ईसाईकरण हुआ और वो लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हुए। तो अधिकांश वहां पे जब हिस्ट्री लिखी गई तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा अपना रिलीजियस एंगल भी रखा। जैसे आप क्रिश्चियनिटी को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ा रोल या सबसे ज्यादा जो मान्यता है वो जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह को है। तो क्या हुआ कि उन्होंने ये मान लिया कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है ना, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ ये एक युगांतकारी घटना थी, अर्थात एक परिवर्तन था। और ईसा मसीह के जन्म को उन्होंने मान लिया 0 ईयर। क्या मान लिया? 0 ईयर। आज अगर हम बात करें उस 0 ईयर से चलते चलते हम कहां तक आ गए हैं, तो हम 2026 तक आ गए। बात समझ रहे दोस्तों? क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से यह शुरू हुआ ना, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो कोई भी घटनाएं हुई, जो भी वर्ष आया, उसको हम बोलते हैं ईस्वी, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं एडी। एडी का मतलब है एनो डोमिनाई। ये लैटिन भाषा का शब्द है, एनो डोमिनाई। समझ रहे आप? और ईसा मसीह के पहले जो कुछ भी हुआ दैट इज ईसा पूर्व, यानी कि BC, इट मींस बिफोर क्राइस्ट। इसको क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट। समझ रहे आप? ये ईसा मसीह से जन्म से बाद में, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है। अच्छा, आज भी हम जो हमारा एक कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो यही वाला कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये ईयर चल रहा है अभी 2026। तो
आज का ये जो मॉडर्न कैलेंडर आप देखते हैं, इसको एक पोप थे, पोप ग्रेगरी ने ये कैलेंडर डिजाइन किया था, इसलिए इसको ग्रेगेरियन कैलेंडर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेगेरियन कैलेंडर। समझ रहे हैं आप? तो आप नॉर्मल डेज में अपने डेली रूटीन में जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज ग्रेगेरियन कैलेंडर, क्योंकि ये किसने दिया था? पोप ग्रेगरी ने दिया था। तो दोस्तों, ग्रेगेरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटनाएं हुई वो सारी ईसवी, और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो कुछ भी हुआ दैट इज ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। अब देखिए वर्तमान में जो हमारी सिचुएशन है, तो बहुत सारी जो देश किसी जमाने में यूरोपीय देशों की कॉलोनी रहे थे, उनके गुलाम रहे थे, अब सब आजाद हो गए हैं, सब अपनी प्रगति कर रहे हैं, सब अपना विकास कर रहे हैं। तो लोगों के मन में एक बात उठी कि आप लोगों ने जबरदस्ती हमारे ऊपर ये टाइमलाइन थोप दी है। क्या ईसा मसीह से पहले कुछ नहीं था क्या? बिल्कुल था, है ना? तो आप हमारे को ऐसा फोर्स क्यों करते हो कि हम इसे ईसवी या ईसा पूर्व बोले, ईयर ऑफ क्राइस्ट बोले या बिफोर क्राइस्ट बोले? हम ऐसा नहीं बोलेंगे। तो थोड़ा सा सेक्युलरिज्म दिखाने के लिए, थोड़ा सा इस चीज को नलीफाई करने के लिए, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल आप देखते हैं ईसवी की जगह पे एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज सीई। ईसवी की जगह आजकल क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? सीई, यानी कि कॉमन एरा। सीई क्या होता है? कॉमन एरा। समझ रहे हैं? आजकल जैसे अभी जैसे अपना 2026 चल रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 2026 सीई। समझ रहे हैं? दैट इज कॉमन एरा। बात वही है, इसमें जो इसकी विचारधारा थी उसमें कोई चेंज नहीं आया है, बस सिर्फ बोलने के तरीके में थोड़ा सा चेंज हो गया, दैट इज कॉमन एरा। और ईसा मसीह के पहले जो कुछ भी हुआ दैट विल बी BCE, यानी कि इसको इन्होंने क्या बोल दिया? बिफोर कॉमन एरा। इसको इन्होंने क्या बोल दिया? बिफोर कॉमन एरा। तो थोड़ा सा इसका रिलीजियस एंगल जो था उसको समाप्त करने के लिए ये बात करी गई है, कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा। इसमें कोई फर्क नहीं है, दैट इज पुराना वाला जो AD चल रहा था वही वर्तमान का CE है, और पहले जो BC चलता था वही वर्तमान का BCE है। इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, तो आई थिंक आपको ग्रेगेरियन कैलेंडर समझ में आया होगा, ग्रेगेरियन कैलेंडर क्या है। अब देखिए, आप अपने, जैसे हम भारत में रहते हैं तो हमारे यहां पर जो भी त्योहार वगैरह सब आते हैं, ये चलते हैं हिंदू पंचांग पे। हिंदू पंचांग का जो ईयर है उसको अपन विक्रमी या विक्रम संवत बोलते हैं। ठीक है, अब ये विक्रमी या विक्रम संवत क्या है इसकी चर्चा करते हैं। ईसा के जन्म से 57 साल पहले, यानी कि 57 ईसा पूर्व क्या शुरू हुआ था? विक्रम संवत या विक्रमी। क्या शुरू हुआ था? विक्रम संवत या विक्रमी। अब इसके बारे में एक लोक कथा ही मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए हमारे जो हिस्ट्री की बुक्स है उसमें डायरेक्टली कहीं पर इसका जो एविडेंस है वो बिल्कुल उस तरीके से नहीं आता है। कहते हैं कि उज्जैन के एक राजा थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने विदेशियों को भारत से बाहर निकाला था, उन्होंने उन्हें हराकर भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में, विदेशियों को भारत से बाहर निकालने के उपलक्ष्य में, उन्होंने जब वापस सिंहासन पर वो बैठे तो एक नया संवत चलाया, दैट इज विक्रम संवत। ठीक है, तो राजा विक्रमादित्य के राज्यारोहण से एक नया वर्ष चला, वो विक्रम संवत है। और मैं यहां पे एक छोटी बात और ऐड करना चाहूंगा, आपने शायद कभी नोट नहीं किया, आगे विक्रमादित्य का लेजेंड इतना बड़ा है, विक्रमादित्य का नाम इतना बड़ा है कि आगे चल के आपने देखना प्राचीन भारत को, मध्यकालीन भारत को, जब भी किसी राजा ने, भारतीय राजा ने किसी विदेशी जाति से, विदेशी शक्ति से युद्ध किया और उसे भारत से बाहर खदेड़ा, तो उसने प्राउडली अपने नाम के साथ विक्रमादित्य जोड़ा। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त ने शकों को हराया था, एक शक जनजाति थी, सेंट्रल एशिया से आई थी, तो चंद्रगुप्त ने शकों को हराया था, इसलिए उसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि ली। आपने एक हेमू का नाम सुना होगा, हेमू, है ना? अब वो हेमू आप देखिए उस समय था जब अकबर अभी तक सिंहासन पर नहीं बैठा है, दिल्ली में हुमायूं का राज था, हुमायूं की सडनली डेथ हो जाती है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के वो डेथ हो जाती है उसकी। हेमू को पता चलता है, वो चुनार के किले से दिल्ली तक आता है, रास्ते में कई लड़ाइयां जीतता है, और जब वो दिल्ली पहुंचता है वहां के मुगल कमांडर तर्दी बेग को हराकर वो दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। हाथों हाथ वो अपना राज्याभिषेक करवाता है,
और उपाधि लेता है हेमचंद्र विक्रमादित्य, क्योंकि उसने उस समय मुगलों को, वो भी विदेशी थे, उनको भारत से बाहर निकाला, दिल्ली से बाहर निकाला, तो उसने हाथों हाथ विक्रमादित्य की उपाधि ली। समझ रहे हैं? एटलीस्ट ऐसे 14 राजा हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। तो मतलब विक्रमादित्य का नाम का शासक कोई था तो सही। अब ठीक है, आप उसे पौराणिक माने, माइथोलॉजी माने, कुछ भी माने, बट वो था। तो ऐसी स्थिति में हम आज भी हमारे विक्रम संवत को ही मानते हैं। और आप देखिए विक्रम संवत को अगर आप देखेंगे 2026 अगर अभी ईस्वी कैलेंडर चल रहा है और आपको विक्रम संवत निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप 2026 में 57 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ईस्वी से 57 साल पहले हम शुरू हुए थे, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? 2026 में 57 को जोड़ देंगे तो वर्तमान का विक्रम संवत आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए, एक मैंने आपको बताया कौन से एंगल से? ईसाई धर्म के एंगल से। एक विक्रम संवत हो गया हिंदू धर्म के एंगल से। अब देखिए एक और बड़ा रिलीजन जो है वो है इस्लाम। अब इस्लाम के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े जो उनके प्रोफेट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हैं, वो इस्लाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो मक्का में हुआ था 570 में, 570 ईस्वी के अंदर। पर उनके जीवन का जो बड़ा बदलाव आया ना, जब उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा करी, और मक्का से मदीना वो गए थे 622 ईस्वी में, 622 एडी में। समझ रहे? मक्का में तो क्या है, उनके विचारों का सम्मान नहीं हुआ, मक्का में लोग उनके धुर विरोधी थे। पर मदीना में उनका, जब वो मदीना गए, वहां पर उनका स्वागत भी हुआ, सम्मान भी हुआ, प्लस वहां के लोगों ने उनकी इस्लाम की विचारधारा को स्वीकार भी किया। तो इस्लामिक स्कॉलर्स ये मानते हैं कि मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना की ओर पलायन करना ये बहुत ही बड़ी घटना थी। इस घटना को हिज्र बोला गया है। हिज्र मतलब ग्रेट मूवमेंट। और कहते हैं कि यहीं से इस्लाम राइज करना शुरू हुआ। तो 622 एडी यानी कि 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने का जो ये यात्रा थी, उसी से इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हिजरी संवत। क्या कहते हैं? हिजरी संवत। तो जो इस्लामिक कैलेंडर चलते हैं ना, वो कौन से संवत पे चलते हैं? हिजरी संवत पे चलते हैं। अब आप पूछोगे सर कि क्या मैं 226 में से 622 घटा दूं तो अभी वर्तमान में जो हिजरी संवत चल रहा है वो आ जाएगा क्या? नहीं, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आपको पता होगा कि सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो 365 से ही 1/4 दिन लेती है। मतलब पूरे 365 नहीं, उसमें 1/4 एक्स्ट्रा है। तो क्या होता है कि अब ये इसको कैलिब्रेशन करने के लिए कि भाई इसको सुधारे कैसे, तो इस्लामिक जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो तो क्या करता है कि फरवरी को 29 की करके उसको एडजस्ट कर लेता है। हर 4 साल में फरवरी 29 की हो जाती है। अब विक्रम संवत क्या करता है कि हर 4 साल में एक अधिक मास लेके आता है। अब आप बोलोगे सर वहां पे तो एक दिन ही आया और यहां पे एक मास पूरा आया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा विक्रम संवत जो है या हमारा हिंदू पंचांग जो है ये चंद्रमा की गति पे चलता है। समझ रहे आप? जैसे आप करते हैं ना, आज क्या है कि आज एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, ये सब किसकी गति है? ये चंद्रमा की गति है। समझ रहे आप? अब चंद्रमा ऑलमोस्ट जो है वो 29 दिन के करीबन में वो क्या करता है कि पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो अब वहां से एक एक दिन कम हो रहा है, यानी कि पूरे आप सालों में चलेंगे तो हर 4 साल के अंदर आपको 1 महीना क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हर चौथा साल जो आता है वो हिंदू पंचांग में 12 की जगह 13 महीने का होता है, जिसको अपन अधिक मास बोलते हैं, बड़ा महीना बोलते हैं। इस तरीके से इसने क्या किया है? एडजस्टमेंट कर लिया है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसकी ट्यूनिंग बैठ जाती है। पर इस्लामिक कैलेंडर वो भी चंद्रमा पे चलता है, वो भी चंद्रमा पे चलता है। जैसे आप देखिए ना, ईद वगैरह मनाई जाती है तो वो चांद को देख के मनाई जाती है ना? तो ये भी चलता तो चंद्रमा पर ही है, बट इसमें कैलिब्रेशन नहीं है, इसमें कोई अधिक मास वगैरह वाला कंसेप्ट नहीं है। इस वजह से 2026 में से 622 अगर माइनस कर दिए जाएं तो एग्जैक्ट हिजरी कैलेंडर नहीं आता है। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। समझ रहे आप? ओके। अब एक छोटी सी बात और मैं आपको बताऊं, यहां पे बड़ी जानने वाली बात है। जब हम आजाद हो गए थे 1947 में, उसके बाद हमारा संविधान भी बन गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भी हो गया। एट दैट मोमेंट
हमारे संविधान की प्रस्तावना में बकायदा विक्रम संवत की तारीख का प्रयोग हुआ। परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो एक बात भारत ने समझी कि देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो विविधता में एकता है। क्योंकि हम कभी भी आपस में इस चीज को कोई बहुत बड़ा तूल नहीं देते हैं कि हमारे पास वाले की क्या विचारधारा है, धार्मिक विचारधारा क्या है, सामाजिक विचारधारा क्या है, राजनीतिक विचारधारा क्या है, सबकी अलग अलग हो सकती है। उसके बाद भी हम एक जगह बैठे। आप उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत में चले जाइए, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये एक ही भारत है। बट फिर भी हर व्यक्ति अपने आप को भारतीय आइडेंटिफाई कर रहा है और हम इस देश में रह भी रहे हैं। जब भारत नया नया आजाद हुआ था ना, तो वेस्ट के लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि ये देश सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बाल्कनाइजेशन हो जाएगा इसका। बाल्कनाइजेशन का मतलब है, बाल्कन एक प्रायद्वीप है यूरोप का, उसमें इतने देश टूटते हैं, हर 20 साल में कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हो जाता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी एथनिसिटी के नाम पर। भारत में ऐसा कभी नहीं हो। तो हमने क्या, हमारी सारी जो आइडेंटिटी थी ना, उसको सेक्युलर रखा। हमने कभी हमारे देश का कोई स्टेट रिलीजन घोषित नहीं किया, हमने हमारी कोई स्टेट की ऑफिशियल भाषा घोषित नहीं करी, कभी किसी और चीज को हमने किसी एक पक्ष को बहुत बढ़ावा नहीं दिया। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जब हमारी बात आई कि भारत देश का एक राष्ट्रीय कैलेंडर होना चाहिए, एक नेशनल कैलेंडर होना चाहिए, हम किसको माने, ये बात आफ्टर दी संविधान लागू होने के बाद उठी थी, उससे पहले नहीं थी। तो जैसे कि मान लीजिए ग्रेगोरियन कैलेंडर है, नॉर्मली तो हम यही मानते थे। तो भाई कि आप ग्रेगोरियन कैलेंडर मानोगे तो फिर आप तो अंग्रेजी प्रथाओं का पालन कर रहे हैं, अंग्रेज तो चले गए, आप फिर भी अभी उनकी प्रथाओं का पालन कर रहे हो। अगर हम विक्रम संवत मान लेते तो कैसा, साहब हमको तो सेक्युलर राष्ट्र रहना है, आप हिंदू पंचांग को कैसे देश का राष्ट्रीय पंचांग घोषित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर हिजरी संवत को भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये भी धार्मिक नेचर का है, समझ रहे। और बंटवारे का इतना बड़ा दर्द हमने झेला था, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। तो फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक दूसरा संवत चलाया, एक संवत था जो शुरू हुआ था 78 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी में। इसका नाम है शक संवत। क्या नाम है? शक संवत। समझ रहे आप? शक संवत चलाया था राजा कनिष्क ने। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। कनिष्क भारत का पहला विदेशी राजा था। कनिष्क चीन से आया था, है ना, कुषाण था, कुषाण वंश से था, हुची इसकी जाति थी। और कनिष्क ने भारत में वर्तमान का पेशावर है और एक मथुरा, इनको अपनी राजधानियां बनाया था। प्लस इसने मगध तक, पाटलिपुत्र तक इसने राज्य किया था। तो ये ऐसा पहला विदेशी राजा था, विदेशी व्यक्ति था, जिसने भारत के मैदानों पे राज्य किया है, भारत के मैदानों पे रूल किया है। समझ रहे आप? तो कनिष्क ने भी शकों से युद्ध किया था और उस उपलक्ष्य में, अपने विजय के उपलक्ष्य में, जब ये गद्दी पर बैठा 78 ईस्वी में, तो इसने अपना नया संवत चलाया, शक संवत। अब देखिए, इससे किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं थी, समझ रहे आप? ना तो धार्मिक नेचर का था या ना कोई और दूसरी बात। तो मैं यहां लिख देता हूं कि भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। अर्थात भारत सरकार आधिकारिक रूप से किसको मानती है? शक संवत को मानती है। और इसको अपनाया कब गया था वो भी लिख देता हूं मैं। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ऑलमोस्ट देखिए, ये वाला शक संवत वाला जो कैलेंडर है ना, इट इज सिमिलर टू दी विक्रम संवत। ये विक्रम संवत के जैसा ही है। जैसे कि विक्रम संवत वाले में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये वाले महीने होते हैं ना, सेम महीने किस में होते हैं? शक संवत में होते हैं। बात समझ रहे हैं? सेम महीने होते हैं इसमें भी। तो ये चलता है शक संवत। तो आप कभी भी देख लेना, अब कोई भारत सरकार का कोई गजट वगैरह आता है तो उसमें शक संवत की तारीख लिखी होती है। उसमें शक संवत तो नहीं, ऐसे शाक्य लिखा होता है। क्या लिखा होता है? शक संवत के लिए एक शब्द और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? शाक्य। जैसे विक्रम संवत के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? विक्रमी। क्या कर सकते हैं? विक्रमी। समझ रहे आप? तो ये हमारी एक टाइम लाइन है, समझ रहे आप? आप जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ाऊं, तो मैं कहूं कि भाई
3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था। मैं आपको बोलूं 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम था, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा आप जो बातें कर रहे हो सर वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की कर रहे हो। बात समझ रहे? तो इस तरह की जो बातें हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, आजकल कोई बहुत ही मॉडर्न किताब आप लेके आओगे तो वहां पे आजकल क्या लिखा होगा, सी या बीसी। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे किसी भी हिस्ट्री की कक्षा में अगर मैं इन शब्दों का प्रयोग करूं तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक छोटी चीज और ऐड करता हूं, इतना भी हो ही गया है। तो एक ईयर और है दोस्तों, हालांकि वो यूज नहीं होता है, वो शुरू हुआ था 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में ये कौन सा था? ये था एक्चुअली गुप्त संवत। ये कौन सा था? गुप्त संवत। ये गुप्तों ने चलाया था। मगध के अंदर, पाटलिपुत्र के अंदर गुप्त वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। समझ रहे आप? जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी कहां पे? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद कुमारगुप्त, है ना, इस तरीके से। तो गुप्त वंश प्राचीन भारत का आप समझिए कि सबसे स्वर्णिम काल है, सबसे बड़ा राजवंश है। उन्होंने भी अपना एक संवत चलाया था, दैट इज गुप्त संवत। आज भी हमें गुप्तों के बहुत सारे शिलालेख मिलते हैं, तो फिर उसमें गुप्त संवत की तारीखें लिखी हुई है, तो हमको इस तरीके से क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी चर्चा हुई किसके बारे में आज? संवत के बारे में, टाइमलाइन के बारे में। हिस्ट्री की देखिए दोस्तों, पहली सीढ़ी यही है कि आपको सबसे पहले समय किस तरीके से हिस्ट्री में विभाजित किया गया है और ऐसा क्यों किया गया है उसका आइडिया होनी चाहिए। देखिए हिस्ट्री दोस्तों, जैसा मेरा मानना है, आप एसएससी, रेलवे वगैरह इनकी तैयारियां करते हो, जीके से थोड़ा सा आप भागते हो, हिस्ट्री से तो और भी भागते हो, बट आप यकीन मानिए कि हिस्ट्री को मैं आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। आप सिर्फ मेरी बात को सुनिए, आपको चीजें याद रह जाएंगी, पक्की बात है। हर कोई अगर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, व्यर्थ में कोई भी चीज ऐसे ही शुरू नहीं होती है। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, मिलूंगा फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछने हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।